नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो जुड़ा है हमारे इस प्यारे देश से और हमारे सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान भारत में आए हुए हैं और भारत सरकार ने पलक पौड़े बिछाए रेड कारपेट से झुक के उनका स्वागत करना शुरू कर दिया है। खुद रहमान मालिक कहते हैं कि मैं जिस देश का अगर उसको थोड़ा डिकोड करके मैं कहूं तो खुद उनके देश में उनकी जितनी इज्जत नहीं होती उससे ज्यादा इज्जत उनको भारत ने दी है और इसलिए वो अभिभूत है, आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या एक ऐसे दुश्मन देश का गृह मंत्री हमारे यहां पर आया है जिसको पूछने के लिए हमारे पास हजारों सवाल है, लेकिन फिर भी इस देश का मीडिया, इस देश का राजनेता, इस देश का ब्यूरोक्राट्स उसको उन सवालों के जवाब पूछने के बजाय उसकी आवभगत में लगा है, उसको बिरयानी खिलाने में लगा है और उसके सामने कोई मांगे रखने के बजाय या कम से कम उन्होंने तो जो स्टेटमेंट दिए है उसके अनुसार उनकी यहां पर खातिरदारी ही हुई है। रहमान मलिक हर लाइन के पहले आगे पीछे शब्द लगाते हैं कि अमन की बात करने आए हैं। किसी शैतान परंपरा के व्यक्ति के द्वारा अगर अमन की बात की जाए तो क्या होगा, ऐसा सवाल इंटरनेट के द्वारा रहमान मलिक के बारे में उठाया जा रहा है, जिस पर रहमान मलिक तो सफाई नहीं देंगे हम जानते हैं, लेकिन रहमान मलिक और उनके देश को सही परखने के बजाय बार बार उसी दुम को सीधा करने का प्रयास करने वाले भारत को तो, सरकार को तो जवाब पूछना पड़ेगा। आइए आज हम आपको यही पूछ रहे बिंदास बोल के द्वारा सवाल कि बार बार पाकिस्तान को हम क्यों आजमाना चाहते हैं। इस देश में हर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, नया सरकार बनता है, नया गृह मंत्री बनता है, वही दोबारा आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन धूम पाइप में डालो या घी लगाओ वो कभी सीधी नहीं होती और इसी का बार बार अनुभव आने के बावजूद हम इसको बार बार आजमा के देखते हैं। आइए आज हम आपके इस सवाल हम आपको आज पूछ रहे हैं कि क्या सरकार पाकिस्तान के सामने झुक रही है। 125 करोड़ के इस देश की इतनी बड़ी सरकार जब घुटने टेकती है ऐसे व्यक्ति के सामने तो ये सवाल बनता है, और आपका देश है, आप इस देश के असली मालिक है, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंची है या नहीं पहुंची, क्या वो दुखी हुआ है नहीं हुआ है, क्या कहना है इस विषय पर आपका, आप भी अपनी राय दीजिए। आपकी राय लेने के पहले हम नजर डालते हैं जरा डिटेल में इस मुद्दे पर। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे तो उनके आवाभगत और स्वागत के लिए भारत के गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने उनका इस कदर गर्मजोशी से स्वागत किया मानो भारत के लिए मलिक कोई तोहफा लेकर आए हैं। बाद में बयान आया कि ये अमन का पैगाम लेकर आए हैं। यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि क्या देश के दुश्मनों के शरणार्थी पाकिस्तान के साथ भारत सरकार झुक गई है? क्या सरकार समझौते के नाम पर देश के दुश्मनों को एक बार फिर से गले लगाना चाहती है, जो आए दिन देश में दहशत फैलाते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं? फिर भी सरकार एक के बाद एक समझौते किए जा रही है। जो नए समझौते हुए हैं उसमें 12 वर्षीय कम तथा 65 वर्षीय अधिक उम्र के लोगों को तथा व्यापारियों को पुलिस रिपोर्टिंग से छूट जैसे नए समझौते भी शामिल है। यह वीजा समझौता ऐसे समय में लागू होने जा रहा है जब पाकिस्तान भारत के बीच क्रिकेट श्रृंखला होने वाली है। इसके तहत 25 दिसंबर से भारत में 3 एक दिवसीय और 2 2020 मैच खेले जाने हैं। मगर क्रिकेट की यार्ड में होने वाली सियासत की बात करें तो पहले हमें एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे के द्वारा सामना में छपे उस लेख को याद करना होगा जिसमें कहा गया था कि अगर देश में इन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अनुमति दी गई तो इससे आतंकियों की फौज देश में घुसपैठ करेगी। मगर इन सब के अलावे अगर रहमान मलिक की बात करें तो उनके द्वारा दिए गए बयान से देश के लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मलिक ने कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस और समझौता एक्सप्रेस जैसी घटनाएं दोबारा न हो, हमें इसका ख्याल रखना होगा। मलिक का यह बयान देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर मलिक को हमारे देश के आंतरिक विषयों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को तोड़ा जाता है और हिंदुओं को धर्मांतरित किया जाता है, तब क्यों रहमान मलिक चुप्पी साध लेते हैं? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी मलिक से पूछ रहा है। साथ ही कारगिल में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में रहमान मलिक ने जिस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ लिया है उससे तो यही साबित होता है
कि रहमान मलिक भारत के प्रति सामरिक रिश्तों को लेकर कितना गंभीर हैं। मलिक ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि कालिया की मौत पाकिस्तान की गोली से हुई है या मौसम से। भारत जिन मुद्दों को पाकिस्तान के सामने उठाना चाहता है उसे पाक मानने से इंकार करता रहा है। मुंबई हमले के आतंकियों के सूत्रधार हाफिज सईद को सौंपने को लेकर पाकिस्तान हमेशा इंकार करता रहा है। सीमा पार से फर्जी भारतीय नोटों को देश के अंदर लाने का कार्य पाकिस्तान के गुर्गों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम समेत लगभग 4 दर्जन मोस्ट वांटेड आतंकियों व अपराधियों को सौंपे जाने के मामले में पाकिस्तान अपने पुराने रुख पर कायम है। उसे भारत के हाथ में कतई सौंपने को तैयार नहीं है, मगर फिर भी भारत सरकार पाक को गले लगाकर इसे शांति का पैगाम बता रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान के आगे भारत की सरकार झुक गई है? यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा और आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बोलना होगा। या आपका देश और आपकी देश की सरकार आपके इच्छा के विपरीत क्रिकेट टीम को यहां बुलाती है, उसके बाद वहां के गृह मंत्री को बुलाती है, उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देती है। हमारे मंत्री ऐसे मिल रहे थे, आरपीएन सिंह तो लग रहा था कि इनके 7 पीढ़ियों को कृतकृत्य हो गया है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर के बगल में खड़ा रहने का क्या मौका मिल गया, पता नहीं क्या हो गया। क्या हमारे देश के नेताओं को हो गया है कि जो इस देश के लोगों के मन में क्या है इसको नहीं समझ रहे। इस देश का व्यक्ति क्या चाहता है नहीं समझ रहे हैं। उनको क्या पूछना चाहिए और उनको क्या पूछ रहे हैं। वीजा से हम बात की शुरुआत करेंगे और रहमान मलिक को देश के सरकार ने जो सवाल नहीं पूछे वो देश की जनता पूछेगी, दोनों को, रहमान मलिक को भी और मनमोहन सिंह को भी। आइए कुछ कॉल लेते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरे विचार में पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन हमारे वो लोग हैं जो भारतीय होते हुए भी पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होने को तैयार रहते हैं, वरना पाकिस्तान की औकात ही क्या है। इन्हीं के कारण आज रहमान मलिक की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने हमारे देश में आकर बाबरी कांड की तुलना मुंबई हमले से कर डाली। मलिक जी, आप किस मुंह से बाबरी ढांचा गिराने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आपकी सरकार ही हिंदू मंदिरों को गिराने में शर्म महसूस नहीं करती। मैं अन्ना जी से कहना चाहूँगा कि यह मुद्दा तो भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब देश का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा तो आप ईमानदार सुशासन कहाँ स्थापित करेंगे। मैं तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों से भी उम्मीद करता हूँ कि वे समय रहते सरकार को स्पष्ट रूप से बता देंगे कि उनकी निष्ठा किसी सरकार के प्रति नहीं बल्कि उनकी निष्ठा इस राष्ट्र के प्रति है, और वह देश के 1 इंच भूमि भी किसी को देकर शहीद सैनिकों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरे लिए हमारे वीर सेना अध्यक्ष उम्मीद की एक किरण है। जय जवान जय भारत। वाह, बहुत अच्छे। ये हमारे एक कॉलर है जो 8वीं कक्षा के छात्र है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति मुझे गुस्सा आ रहा है, गृह मंत्री के प्रति गुस्सा आ रहा है जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे, लेकिन एक 8वीं कक्षा का बेटा, इस देश का भारत माँ का लाल, इस देश में आए शत्रु राष्ट्र के गृह मंत्री को सीधे सवाल पूछता है एक टीवी चैनल पे कॉल करके। यही है कि इस देश को बचने की आशा है कि यहाँ का देशवासी सरकार के मत से भिन्न मत रख सकता है। और यही आपका क्या मत है, क्या राय है, क्या विचार है, ये आप अभिभूत होकर यहां पर बता सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार संजय जी। बोलिए। नमस्कार चौहान जी। बोलिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार चौहान जी। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा है, मैं आज मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज और नेहरू के तालमेल से अनैतिक रूप से धर्म के आधार पे पैदा पाकिस्तान आज हमें हमारी आबादी का 10% या 20% होगा, हमें हमेशा धमकाता रहता है। यह कौन सी ऐसी मजबूरी है भारतीय नेताओं की कि उनकी धमक को हमेशा अपने भारत में ही सहते रहते हैं। क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना सही है कि दुबई के माध्यम से जो हवाला का पैसा काला पैसा स्विस बैंकों में जाता है वह पाकिस्तान के रूट से होके जाता है? क्या इस अनैतिक कार्य को करने वाले हमारे भारतीय नेता उनकी धमक को और उनके डर को सहते रहते हैं?
बिल्कुल, पाकिस्तान को धन्यवाद। ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान के साथ बार बार वही हो रहा है जो देशवासी नहीं चाहता, यहाँ का बच्चा नहीं चाहता, यहाँ का युवा नहीं चाहता, यहाँ का समझदार व्यक्ति नहीं चाहता, यहाँ का बुजुर्ग नहीं चाहता। मृत्यु की शैया पर लेटे किसी पेशेंट को भी पूछ लीजिए जिसकी